गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। आपका जो टॉपिक था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कल हमने आपको कई डेफिनेशन सॉल्व करा दी थी भाई। अब आपका जो टॉपिक है वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब डेफिनेशन लिखोगे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, Happy birthday to you. if W equals to alpha z plus beta, where alpha and beta are complex constant, where alpha and beta are complex constant, तो देखिए भाई, जैसे कि आप x में लीनियर जानते हो ax प्लस बी 1 डिग्री इक्वेशन, ऐसे ही हमारा z में भी लीनियर हो गया आपका अल्फा z प्लस का बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर अल्फा एंड बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर कांस्टेंट। ठीक है, देन W इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का हम डिवाइड कर दें भाई, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। If we divide two linear transformation, then you get bilinear transformation। तो देखिए भाई, bilinear transformation, if given transformation in the form, if given transformation in the form, if given transformation in the form W equals to AZ plus B CZ plus D, where A, B, C, D are complex constant and AD minus BC not equals to 0। A और D और B और C, AD minus BC not equals to 0। हम क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम आपको बता रहे हैं, if given transformation in the form W equals to AZ plus B CZ plus D, where A, B, C, D are complex constant and AD minus BC not equals to 0। AD minus BC की वैल्यू not equals to 0 होनी चाहिए आपकी, AD minus BC not equals to 0, और A, B, C, D जो हैं आपके क्या है भाई, A, B, C, D आपके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं और AD minus BC not equals to 0। ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का यहाँ पे डिवाइड है, तो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का यहाँ पे डिवाइड है, तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस को आप क्या कह रहे हो, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देन given transformation is called bilinear transformation, bilinear transformation। It is also called, इसको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये मोबियस के द्वारा दिया गया था, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन भी कहोगे, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या कहोगे, इट इज आल्सो कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज आल्सो कॉल्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन, और लीनियर
फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन तो इस वजह से कह रहे हैं कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का ये डिवाइड है। मोबियस इस वजह से कह रहे हैं बिकॉज ये मोबियस के द्वारा दिया गया था। थर्ड है आपका बाइलिनियर, और इसको हम बाइलिनियर कहते हैं। कंडीशन है आपकी AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, वेयर AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। इन दिस केस दिस इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। इट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले हमने आपको कुछ डेफिनेशन कराई थी भाई, उसके आधार पे हम थ्योरम सॉल्व करेंगे भाई। तो देखिए आज हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे आपको थ्योरम कराएंगे। आज जो आप करोगे भाई थ्योरम करोगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पे। तो थ्योरम करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं भाई। तो देखिए W इक्वल टू जेड प्लस अल्फा, इसे कहते हो आप ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इसमें क्या ऐड हो रहा है? अल्फा। तो जेड प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन यहाँ पे है, तो डब्ल्यू प्लेन में अल्फा से वो क्या हो जाएगी? ट्रांसलेट हो जाएगी। ओके, फिर हमने आपको बताया था भाई रोटेशन। रोटेशन के लिए बताया था अल्फा जेड, वेयर मॉडुलस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1, यानी अल्फा इक्वल टू ई की पावर आई फाई। तो फाई एंगल से रोटेट होती है मल्टीप्लाई में हो तो। अगर इसका मॉडुलस 1 नहीं है तो ग्रेटर देन 1 है तो मैग्निफिकेशन भी होगा आपका और रोटेशन भी होगा। जैसे मान सकते हो आप Z1 इंटू जेड, तो Z1 इक्वल टू सपोज दैट R1 ई की पावर आउटा थीटा 1 या फाई या थीटा 1 मान लीजिए, तो थीटा 1 से रोटेट भी होगा और R1 से मैग्निफिकेशन भी होगा। फिर हमने आपको बताया था कन्वर्स, तो W इक्वल टू 1 अपॉन जेड, इसका क्या होता है भाई? कन्वर्स होता है। तो इस प्रकार हम कन्वर्स चेक कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन चेक कर सकते हो। मैग्निफिकेशन में क्या होगा? किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे 2Z या 3Z या 1/2Z। तो मैग्निफिकेशन चेक करना है, रोटेशन चेक करना है आपको, और मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। तो देखिए भाई यहां से अब हम थ्योरम करेंगे। तो देखिए भाई थ्योरम का स्टेटमेंट आप लिखोगे, तो लिखिए भाई थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम 6.2.2 which are coming Rajasthan University 2 and 9, and statement of theorem is the bilinear transformation, the bilinear transformation W equals to AZ plus B CZ plus D can be considered as the resultant of elementary transformation एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपने पढ़ा एक तो ट्रांसलेशन, एक रोटेशन, एक मैग्निफिकेशन और एक कन्वर्स। ठीक है भाई, एक आपने पढ़ा है कन्वर्स फंक्शन W इक्वल टू 1/z। तो 4 प्रकार के फंक्शन है, तो ये 4 एलिमेंट्री ट्रांसलेशन आपने पढ़े हैं। इन 4 एलिमेंट्री ट्रांसलेशंस के आधार पे ही, 4 एलिमेंट्री ट्रांसलेशंस के आधार पे ही आपको बताना है क्या भाई, ये जो बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो गिवन है, ये रिजल्टेंट है किसका? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का। ये रिजल्टेंट है किसका? हाँ जी, बाइलिनियर मतलब वो ये कह रहा है हर्षित जी, ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली जो आपके एलिमेंट्री ट्रांसलेशन दिए हुए उनका रिजल्टेंट है, यानी कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में
आपका रोटेशन भी आएगा, मैग्निफिकेशन भी आ जाएगा, आपका ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। आएगा कैसे वो हम यहाँ से आपको बताएंगे। ठीक है भाई, रिजल्टेंट है वो कैसे आप जानते हो डेफिनेशंस। तो देखिए दो केस की बात करेंगे। प्रूफ लिखोगे भाई इसका, गिवन y linear transformation is w equals to az plus b cz plus d where ad minus bc not equals to 0, ad minus bc not equals to 0 where ad minus bc not equals to 0। अब देखिए दो केस पढ़ेंगे भाई, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। तो केस फर्स्ट, सी की वैल्यू 0 हो और सी की वैल्यू 0 ना हो। अब देखिए सी की वैल्यू 0 हो इससे क्या फर्क पड़ेगा और सी की वैल्यू 0 ना हो इससे क्या फर्क पड़ेगा। भाई आप सोच रहे होंगे वाई वी टेक द वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू 0 और नॉट सी इक्वल्स टू 0, वाई? बिकॉज अगर आप सी नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हो, ऊपर 1 डिग्री इक्वेशन नीचे 1 डिग्री इक्वेशन, अगर डिग्री दोनों ओर सेम हो तो डेफिनेटली क्या होता है, फर्स्ट डिवाइड। तो डेफिनेटली फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड। तो डिवाइड होगा। अगर सी की वैल्यू 0 हो, az प्लस बी और नीचे डी, तो डी क्या है, कांस्टेंट, ऊपर 1 डिग्री के, तो कोई डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए ये जो डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आपका सी की वैल्यू पे, कि सी की वैल्यू 0 है तो क्या होगा और सी की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा। इफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं इसको, इफ सी नॉट इक्वल्स टू 0 देन ट्रांसफॉर्मेशन 1 can be written as w equals to a upon c plus vc minus ad upon c square z plus d upon c। क्या इस टर्म में आप इसे लिख पाओगे भाई, डिवाइड जाएगा डेफिनेटली है भाई। तो देखिए जैसे ए जेड प्लस बी था, सी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, सी जेड प्लस डी से डिवाइड कर रहे हो, ए जेड को आपको कैंसिल करना है। तो ए जेड को कैंसिल कैसे करोगे, कितने टाइम डिवाइड देना पड़ेगा, ए अपॉन सी टाइम। सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा आपका ए जेड, तो यहां से बनेगा आपका ए जेड। अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए भाई, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन सी, ए डी अपॉन सी, या माइनस या माइनस, तो कितना बचा, b माइनस ए डी अपॉन सी, b माइनस ए डी अपॉन सी। तो कहने का मीन क्या हुआ कि a अपॉन सी टाइम तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, a अपॉन सी टाइम तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, प्लस फिर b माइनस ए डी अपॉन सी में किसका डिवाइड करना है आपको, यानी कि इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी में डिवाइड, और ये आपका c है, इसका डिवाइड करेंगे किसका, सी जेड प्लस डी का, सी जेड प्लस डी का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से फिर से सी कॉमन, तो सी स्क्वायर, तो ये बचेगा जेड प्लस डी अपॉन सी, जेड प्लस डी अपॉन सी, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए डी, जेड अपॉन जेड प्लस डी अपॉन सी, क्योंकि हमें जेड का कोएफिशिएंट कितना बनाना है, 1 बनाना है। तो देखिए तब आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, लिख दिया भाई आपने इसको इस फॉर्म में डिवाइड करने के बाद। ठीक है भाई, ये आपकी ये टर्म बची है, ये वाली टर्म बचेगी, इसको क्या लिख सकते हो, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी। इसमें डिवाइड करना है आपको सी जेड प्लस डी का, तो सी कॉमन निकाल सकते हो, तो नीचे सी स्क्वायर हो जाएगा जेड प्लस डी अपॉन सी। ठीक है भाई, इतने टाइम कंप्लीटली डिवाइड गया था अब आपका। अब देखिए ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जेड में कोई नंबर ऐड हो रहा है भाई, यहां से देखिए जेड में अगर कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा है तो इसका मीन क्या हुआ, ट्रांसलेशन। क्या होगा भाई, ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन हो गया, इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका
मैग्निफिकेशन। ये किसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। फिर 1/this, ये नीचे आ रही है टर्म, उल्टा हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका इनवर्स। क्या हो जाएगा भाई? इनवर्स। फिर एक नंबर फिर ऐड हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा आपका ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार आप चेक कर पाओगे कि ट्रांसलेशन है या नहीं। तो इसके लिए हम इनको कुछ अलग अलग मान लेते हैं और मानकर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाई, लेट इसको xi मान लिया, सपोज कीजिए z प्लस डी अपॉन सी इक्वल टू xi, इक्वेशन नंबर 3। एंड अब इसका उल्टा है, ये अपॉन में आ रहा है xi, z प्लस डी अपॉन सी कहाँ है? 1 में। एंड इसको ईटा मान लिया, 1/xi को किसके इक्वल मान लिया? ईटा के। तो 1/ईटा हो जाएगा, अपॉन में आ रहा है भाई। अब इसका मल्टीप्लाई भी हो रहा है किससे? bc माइनस ad अपॉन सी स्क्वायर से। किसका? ईटा का। ईटा तो इसको नई टर्म मान लेंगे। एंड v मान लिया हमने, सपोज कीजिए bc माइनस ad अपॉन सी स्क्वायर इंटू ईटा, इक्वेशन नंबर 4। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब ये पूरी जो टर्म है ये बी में कन्वर्ट हो गई। अब इसमें भी कोई नंबर ऐड हो रहा है तो इसको भी हमने मान लिया। एंड इसको मान लिया, ये आ गया डब्ल्यू ए अपॉन सी प्लस का वी, ए अपॉन सी प्लस का वी। तो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए भाई, अब यहां से देखिए, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रही है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, ट्रांसलेशन। ये कन्वर्स, ये क्या हो गया? इनवर्स। ये इनवर्स को डिनोट कर रहा है, रियल लाइन टू सर्किल। कल हमने ध्यान हो तो आपको लाइन की स्ट्रिप की जो इमेज निकाली थी वो क्या निकल के आई थी? सर्किल। तो लाइन की जो इमेज है वो क्या निकल के आती है? सर्किल निकल के आती है। तो देखिए, इस सर्किल की इक्वेशन को और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये आपका मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन को, और यहाँ फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहा है तो ये आपका क्या डिनोट कर रहा है? ट्रांसलेशन को। तो ट्रांसलेशन कौन कौन सा डिनोट कर रहा है भाई? ट्रांसलेशन एक तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 तो ट्रांसलेटर को डिनोट कर रही है। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 3 और 6 तो आपका ट्रांसलेशन को डिनोट करेगी। इक्वेशन नंबर 4 आपका इनवर्स को डिनोट कर रही है, और इक्वेशन नंबर 5 आपका मल्टीप्लाई में है तो मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन है इफ सी नॉट इक्वल टू 0, तो रिजल्टेंट है किसका? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का। तो आप अब इसके बाद लिख सकते हो। तो देखिए भाई, फ्रॉम 3 and 6, from 3 and 6 represents, from 3 and 6 represents translations and equation 4 represents and equation 4 represents inverse transformation and equation 5 denote and equation 5 denote ट्रांसलेशन एंड मैग्निफिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई है, ट्रांसलेशन एंड मैग्निफिकेशन, ट्रांसलेशन एंड मैग्निफिकेशन। therefore given bilinear transformation is
रिजल्टेंट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन elementary transformation. So bilinear transformation is ये क्या है भाई, ये क्या है, बी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, सी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ए क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, डी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, सी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सभी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। देखिए ये सभी क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर जब किसी भी प्लेन में डिनोट होती है तो वो किसी ना कोई एंगल भी क्रिएट करती है, और उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। अब मैग्नीट्यूड 1 होगा, अगर मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो उस केस में केवल आपका क्या होगा रोटेशन रोटेशन। अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ और कोई एंगल ना हुआ तो केवल हो जाएगा उसका मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन। अगर उसका रोटेशन भी हुआ और मैग्निफिकेशन भी हुआ तो दोनों आ सकते हैं। ठीक है भाई, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, इसका मैग्नीट्यूड 1 भी आ सकता है, 1 आ जाएगा तो केवल रोटेशन रोटेशन होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आता है तो इसका मैग्निफिकेशन भी होगा। अब रोटेशन पे डिपेंड करेगा कि रोटेशन थीटा की वैल्यू जाती है तो रोटेशन हो जाएगा और नहीं आती है तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन रोटेशन दोनों देगा। इक्वेशन 5 ट्रांसलेट कंटिन्यू कर रही है, इक्वेशन 5 ट्रांसलेट कंटिन्यू कर रही है भाई, एंड एक रिप्रेजेंट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन, एंड इक्वेशन 5 डिनोट रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन है भाई, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन गलती से लग गया था वो। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? केस सेकंड पे बढ़े भाई। देखो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ईटा है, जेड कोई ईटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि जेड ईटा इक्वल टू आर की पावर आयोटा थीटा है। अब इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, जैसे 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √2। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है √2 और tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स यानी 1/1, यानी कि tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, यानी tan इनवर्स 1 की वैल्यू होगी π/4, π/4। तो यहाँ से इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो √2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और π/4 से उसका क्या हो जाएगा रोटेशन, क्या हो जाएगा π/4 से रोटेशन हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में होगा तो मैग्निफिकेशन और रोटेशन। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड की बात करोगे भाई आप, केस नंबर सेकंड कीजिए भाई बात केस नंबर सेकंड की। केस सेकंड, if c equals to 0 then 1 can be written as w equals to, ये था आपका ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, तो अपॉन में डी, ये यानी कि w इक्वल्स टू ए अपॉन डी जेड बी अपॉन डी। जेड तो आपका वेरिएबल है, जेड आपका वेरिएबल है, जेड आपका वेरिएबल है, और ए बी डी आपके क्या है भाई कांस्टेंट है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो देखिए अब जेड का फिर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी संख्या से, अब जेड का किसी संख्या से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो क्या देगा मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहा है तो ये क्या देगा ट्रांसलेशन। तो इस प्रकार हम यहाँ से फिर से लेट करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 6 तक आप पहले लेट कर चुके थे, तो देखिए भाई फिर से लेट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 7 लेट कंडीशन और आनी चाहिए डी नॉट इक्वल टू 0, लेट
एक्स इक्वल टू ए अपॉन डी इंटू जेड, इसको एक्स लेट कर लिया, एंड ईटा इक्वल टू एक्स प्लस के वी अपॉन डी, which represents rotation, magnification and translation respectively। ये ट्रांसलेशन को, ये रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन को, एंड ट्रांसलेशन रेस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। तो therefore given y linear transformation is resultant of elementary transformation, resultant of elementary transformation। तो क्लास रिजॉइन कीजिए भाई, अभी आप क्लास रिजॉइन करेंगे, क्लास रिजॉइन कीजिए।